सो हेलो एवरीवन। आज 4 अक्टूबर है और आज हम एक आर्टिकल पे चर्चा करेंगे जिसको लिखा है माफ़ कीजिएगा जिसको लिखा है हेली देसाई ने। और ये जो है सामरिक एवं रक्षा अनुसंधान परिषद नई दिल्ली में अनुसंधान सहयोगी हैं। सो आपके लिए ये हेल्पफुल हो सकता है मेंस में, कॉन्सेप्ट क्लियरेंस में। सो आर्टिकल्स हम क्यों पढ़ते हैं? बेसिकली आर्टिकल्स हम पढ़ते हैं एक लैंग्वेज के लिए, राइट। हमको यहाँ पे लैंग्वेज मिलती है, राइट। हमको यहाँ पे पैराग्राफ्स मिलते हैं। ज़्यादातर न्यूज़पेपर का जो आर्टिकल्स होता है उसको रीड करने का यही मतलब है कि आपकी एक कॉमन सेंस डेवलप हो जाए। आपको कुछ फैक्ट्स, डाटा तो मिलेंगे ही मिलेंगे, इसके अंदर फैक्ट्स मिलेंगे, डेटा मिलेंगे, बट आपको एक लैंग्वेज मिलती है जो कि आपको सीसैट में भी ज़रूरी है। आपको एक कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए लैंग्वेज बहुत ज़रूरी है। अगर आप सिर्फ फैक्ट्स पढ़ेंगे तो फैक्ट्स याद जनरली नहीं होते, बहुत काफ़ी टाइम टेकिंग होते हैं, बट आप उसको अगर लैंग्वेज के साथ देखें तो वो जल्दी हो जाते हैं, राइट। सो हम आज देखेंगे, इसका नाम है ऑपरेशन सिंदूर के बाद। हालांकि ऑपरेशन सिंदूर अगर लिखा है तो डेफिनेटली बात है कि अगर आपने जो पहले पढ़ा होगा उसमें रिवाइज भी होगा, रिवीजन भी होगा और बहुत सारी चीज़ें हो सकता है आपको नई जानकारी मिले। तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद समुद्री सिग्नलिंग, यानी कि समुद्र में जो केबल्स होते हैं उससे रिलेटेड है। सो आगे बढ़ते हैं, राइट। देखते हैं कि घटनाक्रम क्या है, राइट। सो देखते हैं कि कैसे शुरू होता है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ये क्या देती है, किस तरह से लिखती है। सो आपको जो पहला लाइन है, ये जो पहला पैराग्राफ होता है, ये आपको इंट्रोडक्शन के रूप में देखना चाहिए, क्योंकि कोई भी आर्टिकल सबसे पहले इंट्रोडक्शन देता है। सो इंट्रोडक्शन क्या देती है उस बारे में देखते हैं। मई 2015 में पाकिस्तान के साथ गतिरोध के साथ समापन हवाई क्षेत्र में हुआ, राइट। यानी कि कहना चाह रही है कि जो पाकिस्तान के साथ गतिरोध हुआ था उसका समापन हवाई क्षेत्र में हुआ था, यानी कि हम एक दूसरे का हवाई क्षेत्र जो है वो क्लोज कर दिया गया था, राइट। पाकिस्तान ने क्लोज कर दिया था, इंडिया ने भी क्लोज कर दिया था, लेकिन बाद के घटनाक्रमों ने समुद्री क्षेत्र की ओर ध्यान आकर्षित कर लिया। जैसा कि भारत और पाकिस्तान दोनों की ओर से प्रमुख नौसैनिक गतिविधियों, क्षमता प्रदर्शन और अधिक बयानों में देखा जा सकता है, जिसमें उनकी नौसेनाएं अपनी स्थिति में सुधार कर रही हैं और संभावित वृद्धि के लिए तत्परता के संकेत दे रही हैं। आगे बढ़ते हैं, माफ कीजिएगा थोड़ा सा। 2 अक्टूबर को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 1965 के युद्ध का हवाला देते हुए पाकिस्तान को कड़ा जवाब देने की चेतावनी दी थी। और सर क्रीक, ये अभी फ़िलहाल ये काफ़ी चर्चे में है। सर क्रीक अभी रिसेंटली ऐसा न्यूज़ आ रहा है कि पाकिस्तान अपनी आर्मी को डिप्लॉय कर रहा है बड़ी मात्रा में, और जो हमारे जो रक्षा मंत्री हैं उन्होंने भी उसको पाकिस्तान को वार्न किया है, वार्निंग दी है। जो आर्मी जनरल हैं उन्होंने भी कहा है कि इस बार हम जो है संयम नहीं बरतेंगे। सो ये काफ़ी चर्चे में है सर क्रीक, राइट। आप मैप में भी देख लीजिएगा इसको। सरक्रिक क्षेत्र में किसी भी दुस्साहस की स्थिति में उसके इतिहास और भूगोल को बदल दिया जा सकता है। यानी कि इन्होंने चेतावनी दी है कि अगर सरक्रिक पे पाकिस्तान कोई हरकत करता है तो जो इंडिया जो भी स्टैंस लेगा उसमें फिर इतिहास और भूगोल दोनों बदल जाएगा। इसका सीधा मतलब है कि भूगोल को बदलने का मतलब है कि हम आगे तक बढ़ सकते हैं सरक्रिक में, राइट। पाकिस्तान इस क्षेत्र में सैन्य खुफिया ढांचे का विस्तार कर रहा है। एक ऐसा विकास जो 2023 से जारी है। हो सकता है आपको ये ना पता रहा हो, जनरली ऐसे आर्टिकल्स पे ही इन चीज़ों की जानकारी मिलती है, राइट। ऐतिहासिक रूप से पाकिस्तान को इस क्षेत्र में एक सैन्य बढ़त हासिल है, ऐतिहासिक रूप से, राइट। यह अगस्त में नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश त्रिपाठी के बयान के बाद है कि भविष्य के किसी भी संघर्ष में पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करने वाली पहली सेवा होगी। ऑपरेशन सिंदूर को नौसेना के अग्रिम निवारक के रूप के लिए डिज़ाइन किया गया बताया गया था, जो मई में गतिरोध के दौरान की तुलना में अधिक सक्रिय भूमिका के लिए तत्परता पर प्रकाश डालता है। आगे बढ़ते हैं, क्या कहती हैं मैम कहती हैं कि पाकिस्तान ने अपने समुद्री सिग्नलिंग को भी मजबूत किया है। मई में उसने कमजोरियों को कम करने के लिए कराची से ग्वादर तक अपनी सामग्रियां तैनात कर दी थी। यानी कि उस समय उसको लगा होगा कि हम इस क्षेत्र में कमज़ोर हैं, इसलिए उसने तैयारियां तैनात कर दी थी। तब से उसने चीन निर्मित हंगोर श्रेणी के पनडुब्बी और PNS मैंग्रोव का प्रक्षेपण किया है और घरेलू स्तर पर विकसित P-282 जहाज से प्रक्षेपित बैलिस्टिक मिसाइल का भी प्रदर्शन किया है। इसके बाद के महीनों में कई बार ओवरलैपिंग नॉर्टेम मिसाइल परीक्षण और लाइव फायर अभ्यास भी हुए हैं, कभी कभी सिर्फ 60 समुद्री मील की दूरी पर, जिससे अरब सागर में अलर्ट और ऑपरेशनेबल संघर्ष या घर्षण का एक चक्र
बना रहा है, यानी कि घटनाएं कम नहीं हो रही हैं, लगातार एक दूसरे के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है, राइट। सो नौसैनिक सिग्नलिंग का सामरिक भार। ऑपरेशन सिंदूर के बाद नौसेना की गतिविधियों में तेजी से एक बुनियादी सवाल उठता है कि क्या ये समानांतर अभ्यास सिर्फ नियमित गतिविधियां हैं या फिर नौसेना के क्षेत्र में भारत पाकिस्तान के प्रतिरोध समीकरण में बदलाव का संकेत देने वाला एक सोचा समझा बल प्रदर्शन है। इसका जवाब इसलिए मायने रखता है क्योंकि मौजूदा संकट हालांकि हवाई क्षेत्र से हल हो गया है, समुद्र में रणनीतिक अनिश्चितता का एक अवशेष छोड़ दिया गया है। ऐसा लगता है कि भारत और पाकिस्तान अपनी नौसैनिक स्थिति को नए सिरे से ढाल रहे हैं, न कि प्रतिरोध के लिए बल्कि इस संभावना के लिए भी कि समुद्री क्षेत्र में टकराव का अगला दौर शुरू हो सकता है। यानी कि ऐसा माना जा रहा है कि चूंकि इस बार तो हवाई क्षेत्र पे ऐसा हुआ, हमले हुए, हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल किया गया, अगली बार हो सकता है कि ये समुद्री क्षेत्र का इस्तेमाल करें, राइट। इस बदलाव को क्षमताओं ने व्यापक संतुलन के परिप्रेक्ष्य में भी समझना होगा। वायु क्षेत्र की तरह समुद्री संतुलन को भी अब 1999 के कारगिल युद्ध की विषमताओं या 1971 की भारत की निर्णायक श्रेष्ठता जैसा नहीं माना जा सकता। भारत संगठनात्मक और भौगोलिक बढ़त बनाए हुए है, लेकिन उसका नौसैनिक बेड़ा पुराना होता जा रहा है। यानी कि हमारा नौसैनिक बेड़ा पुराना होता जा रहा है। इसका मतलब है कि हमारे पास जो इंडियन नेवी शिप हैं, INS जो शिप हैं, वो पुराने होते जा रहे हैं और नए जो भी हैं उनकी मात्रा फिलहाल कम है, राइट। सो श्रेष्ठता जैसा नहीं माना जा सकता। भारत संख्यात्मक भौगोलिक बढ़त बनाए हुए है, लेकिन उसका नौसैनिक बेड़ा पुराना होता जा रहा है, इसलिए जिससे आधुनिकीकरण की चिंताएं बढ़ रही हैं। पाकिस्तान लगातार अपनी क्षमताओं का विस्तार कर रहा है। चीनी डिजाइन की पनडुब्बियों और तुर्की से बाबर श्रेणी की युद्धपोतों को शामिल कर रहा है। यानी कि जो पाकिस्तान के पास वो चीन की सामग्रियों का इस्तेमाल कर रहा है। हालांकि आप ऐसा सीधा नहीं कह सकते कि चीन की सारी सामग्रियां ही बेकार होती हैं, लेकिन उसके पास बढ़त तो है ही, पनडुब्बियों की बढ़त है। तुर्की से बाबर श्रेणी की युद्धपोतों को शामिल कर रहा है, वो ऐसा इम्पोर्ट कर रहा है। उन्नत रडार, इलेक्ट्रॉनिक्स, युद्ध उपकरणों और बहुमुखी वायु रोधी और श्रेणी रोधी हथियारों के साथ ये आपत्तियां महत्वपूर्ण हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं। इस बदलाव को स्वीकार करते हुए भारत के नौसैनिक प्रमुख ने पाकिस्तान के नौसैनिक बेड़े में आश्चर्यजनक वृद्धि की ओर इशारा किया था। हालांकि भारत की बढ़त अभी भी बरकरार है, लेकिन यह अंतर कम होता जा रहा है, जिससे हिंद महासागर में निर्विवाद प्रभुत्व की धारणाएं जटिल होती जा रही हैं। कुल मिलाकर ये घटनाक्रम 3 कारणों से महत्वपूर्ण है। कौन कौन से कारण हैं? पहला, तनाव पर नियंत्रण, दूसरा बाहरी हस्तक्षेप और तीसरा है दोनों पक्षों के जो है बदलते सिद्धांत, राइट। पहला देखते हैं कि पहले में क्या है। पहला है समुद्र में तनाव को नियंत्रित करना कहीं ज़्यादा कठिन है। हवाई झड़पों के विपरीत जिन्हें पहले से तय करके पीछे हटा दिया जाता था, किसी भी नौसैनिक मुठभेड़ जहाज जमीन में युद्ध की दहलीज पार करने का ज़्यादा जोखिम होता है। 1971 की यादें, जब भारतीय नौसैनिक अभियानों ने संघर्ष को निर्णायक रूप से झुका दिया था, अतिरिक्त संवेदनशीलता पैदा करती हैं। यहाँ तक कि सीमित समुद्री कार्यवाही भी पाकिस्तान की रणनीतिक कल्पना में अस्तित्व के जोखिम से जुड़ी है। तब भी पाकिस्तान की मुख्य समुद्री चिंता भारतीय नौसैनिक अभियानों के प्रति अपनी कमजोरियों की पुनरावृत्ति को रोकना रही है, जो उसके पहुंच रोधी क्षेत्र या A2 या ZD, जो कि इसका शॉर्ट फॉर्म है, क्षमताओं की खोज और निषेध द्वारा निरोध पर केंद्रित सिद्धांत की क्रमिक अभिव्यक्ति में दिखाई देती है। आगे बढ़ते हैं। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के ढांचे के तहत ग्वादर के विकास को भी इसी निवारक तर्क के अंतर्गत समझा जाना चाहिए। पाकिस्तान के नीति निर्माता लंबे समय से कहते रहे हैं कि ग्वादर की उत्पत्ति बीजिंग के बजाय इस्लामाबाद की अपनी रणनीतिक गणनाओं में निहित है। इस प्रकार ग्वादर और कराची केवल परिचालन या आर्थिक केंद्र ही नहीं, बल्कि मनोवैज्ञानिक दबाव बिंदु भी प्रतीत होते हैं। इस पृष्ठभूमि में यदि भारत में भारतीय नौसैनिक को प्रत्यक्ष अभियानों में शामिल किया जाता है, तो युद्ध के अलावा किसी भी प्रकार के दबाव की गुंजाइश बहुत कम हो जाएगी और भारत को पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेवी यानी कि प्लान की उपस्थिति और उसके हितों पर भी विचार करना होगा। यानी कि इसका ये मतलब है कि जैसे मान लीजिए ग्वादर है या उसका कराची पोर्ट है, चूँकि ग्वादर तो आप जानते ही होंगे कि चाइना विकसित कर रहा है, राइट। तो इसका मतलब है कि अगर इंडियन नेवी ग्वादर पर अटैक करती है, तो उधर से उसको चाइना को भी काउंटर करना पड़ेगा, क्योंकि चाइना ने ही इसको डेवलप किया है और ये अंडर द चाइना है, राइट। तो चाइना को भी भारत को उसके हितों पर भी विचार करना होगा, राइट।
क्या अच्छा आर्टिकल है। शायद ही आप बहुत कम लोग जानते होंगे कि इस एंगल पे भी काम होता है, इसलिए कहते हैं कि आर्टिकल्स पढ़ने चाहिए। अगर मान लीजिए बहुत सारे यूट्यूब्स हैं जो आर्टिकल्स को ना शॉर्ट फॉर्म में ऐसे देते हैं, ऐसे पॉइंट्स करके एक लाइन लिखेंगे, फिर पॉइंट्स करके एक लाइन, वो उस तरह आप नहीं समझ सकते, आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, जब तक आपके पास लैंग्वेज ना हो, पूरा बेस ना हो। जैसे इसका उम्मीद है शायद ही कहीं ऐसा बताया गया हो कि राइट। सो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, बाहरी आयाम। जो दूसरा पक्ष था, दोनों पक्षों द्वारा समानांतर अभ्यास और मिसाइल परीक्षण छिटपुट अभ्यासों से कहीं अधिक प्रतिबिंबित कर सकते हैं, जो तत्परता प्रदर्शित करने और विरोधी की योजना चक्र को जटिल बनाने के जानबूझकर किए गए प्रयासों की ओर इशारा करते हैं। भारत के लिए यह पैटर्न दबाव बनाए रखने और संकट के बाद की कहानी को आकार देने के प्रयास का संकेत दे सकता है, जो सिंदूर के बाद के परिणामों को जिस तरह से देखा जा रहा है उससे बेचैनी को दर्शाता है। पाकिस्तान ने इस बात को रेखांकित करने की कोशिश की है कि उसकी नौसेना अब 1971 की कमज़ोर ताकत नहीं है और वह समुद्री क्षेत्र में ज़बरदस्ती को रोकने और भारतीय परिचालन योजना को जटिल बनाने के लिए तैयारी का संकेत दे रही है। भारत क्षमता और जोखिम माफ़ कीजिएगा। भारत क्षमता और जोखिम स्वीकृति के स्पष्ट प्रदर्शनों के माध्यम से पहल को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध प्रतीत होता है। यह समानता बताती है कि दोनों पक्ष तैयारी के संकेत दे सकते हैं और समुद्र में भविष्य के संघर्ष टेम्पलेट को आकार देने में भी सक्रिय रूप से निवेश कर सकते हैं। सो आगे बढ़ते हैं। जो तीसरा और बाहरी आयाम तीखा होता जा रहा है। कराची और ग्वादर बंदरगाहों में चीन की दखलंदाजी संकटग्रस्त पाकिस्तान को प्लान के समर्थन का डर पैदा करके भारत के कथित प्रभुत्व को कमज़ोर कर रही है। जैसा कि अभी ऊपर बताया गया था कि चाइना लगातार इंटरफेरेंस कर रहा है, तो कहीं ना कहीं भारत की जो वहाँ पे ग्वादर और कराची जैसे पोर्ट्स हैं वहाँ पे हमारी कमज़ोर पकड़ हो सकती है, राइट। क्योंकि अगर हम उस पर अटैक करते हैं तो हमें ये भी सोचना होगा कि चाइना के पॉइंट ऑफ व्यू से वो सही हो, राइट। हालांकि चाइना के पॉइंट ऑफ व्यू से तो सही नहीं हो सकता, लेकिन हमें उसके हितों को भी ध्यान में रखना पड़ेगा, राइट। भारत के प्रभुत्व को कमज़ोर कर रही है। तुर्की की उभरती भूमिका भले ही आपूर्ति या प्रशिक्षण तक सीमित हो, अनिश्चितता की एक और परत जोड़ती है। यानी कि जैसे तुर्की डायरेक्टली सपोर्ट में आ जाता है तो हमें उसको भी काउंटर करना पड़ेगा, राइट। ये बदलाव इसलिए मायने रखते हैं क्योंकि ये दबाव और प्रतिरोध के तरीक़ों को बदल देते हैं। बताया गया कि भारतीय तैनाती ने पाकिस्तान को कराची से अपने बेड़ा हटाने पर मजबूर कर दिया था, जिससे उसके प्रभुत्व दिखाया और बिना ताकत बढ़ाए मनोवैज्ञानिक कीमत चुकाई। लेकिन अब यह रणनीति काम नहीं आ सकती। ये 1971 की शायद बात चल रही है जिसमें वो बता रही हैं कि ऐसा हुआ था। साथ ही हालिया खरीद और उच्च स्तरीय सैन्य सेना में शामिल होने के अनुमानों ने भविष्य में नौसेना की अधिक प्रमुख भूमिका की उम्मीदों को हवा दी है, जिससे एक दुविधा पैदा हो रही है। दबाव का विकल्प भले ही कम हो रहा हो, लेकिन इसका इस्तेमाल करने का दबाव बढ़ रहा है, राइट। आगे बढ़ते हैं। तो अंत में रणनीतिक भटकाव की समस्या भी हो सकती है। दोनों सेनाएं पिछले संकटों के उदाहरणों पर काम करती दिख रही हैं, जबकि हाइपरसोनिक मिसाइलों से लेकर ड्रोन तक की नई क्षमताएं इस उतार चढ़ाव को बदल रही हैं। अगर संकटकालीन निर्णय पुरानी मान्यताओं पर आधारित रहेंगे तो गलत अनुमान लगाने का जोखिम बढ़ जाता है। दरअसल समुद्री क्षेत्र वह क्षेत्र बनता जा रहा है जहां इस संज्ञानात्मक अंतर की परीक्षा होगी, राइट। आगे बढ़ते हैं। व्यापक दृष्टिकोण क्या हो सकता है। अगले भारत पाकिस्तान संकट में नौसैनिक पहलू के गौड़ बने रहने की संभावना नहीं है। यानी कि अब जब भी भारत पाकिस्तान का संकट हो सकता है या क्लैश होगा तो वहाँ नौसैनिक जो उपस्थिति है वो प्रमुख भूमिका निभाने वाली है, ऐसा इनका कहना है। दोनों पक्ष ने न केवल मंचों का परीक्षण कर रहे होंगे बल्कि समुद्र में उन सीमाओं का संकेत भी दे रहे होंगे जहाँ गलत अनुमान लगाने का जोखिम हवाई क्षेत्र से गुणात्मक रूप से भिन्न होता है। हवाई झड़पों के विपरीत नौसैनिक तैनाती निरंतर बनी रहती है और इसके इरादे और संकल्प की धारणाओं को आकार देती है। आगे बढ़ते हैं। फिर भी विरोधाभासी रूप से यही पैटर्न स्थिरता लाने वाले प्रभाव भी ला सकता है। एक दूसरे की रणनीति, युद्धाभ्यास और क्षमताओं के नए अनुप्रयोगों का परीक्षण और अवलोकन करके दोनों नौसेनाएं अपनी जागरूकता का निर्माण कर रही हैं, जो समय के साथ युद्ध के कोहरे को कम कर सकती है। इस अर्थ में भारतीय नौसेना अपने पाकिस्तानी समकक्ष के बारे में उस तरह की जानकारी प्राप्त कर रही है जो वायुसेना ऑपरेशन सिंदूर से पहले शायद नहीं कर सकती थी, राइट। इसका मतलब है कि हम लगातार जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहे हैं, जो ज़्यादातर जो हवाई हमले होते हैं उसमें ये संभव नहीं होता।
भारत के लिए चुनौती यह तय करनी होगी समुद्री क्षेत्र को शुरुआती संकेत देने के क्षेत्र के रूप में इस्तेमाल किया जाए या इसे तनाव बढ़ाने के एक आरक्षित क्षेत्र के रूप में रोका जाए। स्टील्थ फ्रिगेट का जलवतरण व्यापक हिंद प्रशांत क्षेत्र में संयुक्त गश्त पर जोर और स्वदेशी क्षमता के लिए प्रयास यह दर्शाते हैं कि नई दिल्ली दोनों संभावनाओं के लिए तैयारी कर रही है। एक विस्तारित क्षेत्रीय भूमिका और संकट विशिष्ट दबाव। ऐसे में सवाल यह है कि क्या नौसेना को पहले की तुलना में अग्रिम मोर्चे पर अभियानों में शामिल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, क्योंकि नौसेना को जनरली शुरू में शामिल नहीं किया जाता था। ज़्यादातर जो हमारी एयरफोर्स होती है वो इसमें भाग लेती है और जो हमारी आर्मी होती है वो इसमें सक्रिय हस्तक्षेप करती है, राइट। तो ये हमने अभी आर्टिकल देखा। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। बहुत ही अच्छा आर्टिकल है जो आपको एक नया पॉइंट ऑफ व्यू दे सकता है, जो आपको नया फैक्ट्स दिया होगा, नया कॉन्सेप्ट दिया होगा। सीधी सी बात है, अगर आप मेंस में ऐसे सवाल आते हैं तो आप जनरली ज़्यादा अच्छे से इसको टैकल कर सकते हैं। आपके पास कई सारे डायमेंशंस होंगे लिखने के लिए, राइट। सो होप गाइस आपको ये अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें, सब्सक्राइब करें प्लीज़। हम आपके लिए ऐसा लेके आ रहे हैं तो कम से कम आप भी हमारे लिए कुछ करिए प्लीज़। सो होप गाइस समझ में आएगा। सो थैंक यू एंड